Hey everyone, a very good evening to all of you and welcome back to The Layman Way, जहाँ पे हम सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। अब ये जो कलर है इसको हम वाइट कर देते हैं, है ना। तो सितंबर के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, है ना। और आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी के साथ, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक, व्हाट इज़ पुलिकट लेक, कहाँ पर है? ये बेसिकली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ से टच करता हुआ एक लेक है ना। यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका ये तमिलनाडु है ना, ये इसकी बाउंड्री है और ये दोनों के अक्रॉस बेसिकली पुलिकट लेक है हमारा, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में, है ना। अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट इज चिलिका लेक, ठीक है। लार्जेस्ट चिलिका लेक कहाँ पर है? ये चिलिका लेक उड़ीसा में, काफ़ी बार बात कर चुके हैं हम, है ना, इसके बारे में। उसके बाद इसमें कौन सी जो रिवर्स हैं वो फीड करती हैं इसको? अरानी रिवर और कालंजी रिवर, ये दोनों इस पुलिकट लेक के लगून को फीड करती हैं। जो हमारी नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी है जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, वो इसके बहुत नियर है ना। एंड नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी इज़ फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है बताओ भाई? पेलिकन्स के लिए फेमस है ना। पेलिकन्स के हैबिटेट है यहाँ पे, है ना, उनके लिए ये फेमस है, ठीक है। मैंग्रोव रिस्टोरेशन जो प्रोजेक्ट है, मैंग्रोव रिस्टोरेशन इन एशिया, ये पुलिकट लेक में ही इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लोकेशन एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है लोकेशन। तो इसका ना कलर हम अपन चेंज कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो तमिलनाडु का आपको बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, ये इस टाइप से है, इधर इस टाइप से, यहाँ से यहाँ यहाँ ये इधर बॉर्डर जा रहा है ना इसका, है ना। तो यहाँ ये रहा तमिलनाडु, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये है अपना पुलिकट लेक, दिख रहा है ना, दिस इज पुलिकट लेक, है ना। तो ये दोनों को बॉर्डर पे टच करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गई इसकी लोकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर चेंज कर देते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एल साल्वाडोर। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि एल साल्वाडोर ने लीगलाइज कर दी है किसको? बिटकॉइन को। बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज़ लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर कुछ नहीं होता है, जैसे कि बेसिकली जो कंट्री है ना वो कुछ ऐसी करेंसीज को लीगलाइज कर देती है जो एवरीडे ट्रांजेक्शन में यूज़ हो सकती हैं, उनको हम बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक है। जैसे इंडिया में जैसे मान लो आप 2 रुपये का 1 रुपये का सिक्का यूज़ करते हो, 10 रुपये का कॉइन यूज़ करते हो, है ना। दीज आर लीगल टेंडर, है ना। क्योंकि ये अगर आप किसी को दोगे तो वो आपको मना नहीं कर सकता, है ना। दिस इज़ लीगलाइज, दिस इज़ अ लीगल फॉर्म ऑफ एक्सेप्टिंग द पेमेंट, है ना। तो कोई भी मतलब इसको मना नहीं कर सकता। बट अगर आप मान लो चेक देते हो किसी को, है ना, तो चेक थोड़ी देगा। आप सब्जी लेने जा रहे हो, 1 किलो आपने मान लो आलू खरीदे, आप उसको चेक दे रहे हो कि भाई ये लो 30 रुपये का चेक, जाके बैंक से ले लेना, है ना। तो मना कर देगा आपको, क्योंकि चेक इज़ नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया, ठीक है। लीगल टेंडर मतलब जो लीगलाइज्ड जो आरबीआई ने लीगलाइज किया है, जो सेंट्रल बैंक ने लीगलाइज किया है एज अ मेथड ऑफ पेमेंट इन एवरीडे ट्रांजेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीगल टेंडर। तो एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया है ना। बिटकॉइन क्या है? ये बेसिकली 2009 में सतोशी नाकामोटो ने लॉन्च किया था। डिजिटल करेंसी टाइप की है, आप समझ लो डिजिटल करेंसी है एक, है ना। जैसे हमारे रुपये होते हैं वो फिजिकल करेंसी होती है, हार्ड कैश होता है, ये डिजिटल करेंसी है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है ना। क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल हमारे रुपये और ये सब वाली करेंसीज होती हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, वही प्रिंट करता है, वही सर्कुलेट करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल बैंक कुछ नहीं होता है ना, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। इसमें जो अथॉरिटी होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है ना। बहुत सारे लोगों के पास जो है वो जो अथॉरिटी होती है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, है ना। और इनको ही हम बोलते हैं नोड्स। ये नोड्स बेसिकली पूरे ग्लोबली बहुत सारी लोकेशंस में होते हैं। जैसे यहाँ एक नोड हो गया, यहाँ एक नोड हो गया, यहाँ एक नोड हो गया, यहाँ एक नोड हो गया। फिर कोई भी बिटकॉइन से जब ट्रांजैक्शन करता है तो ये सारे नोड्स उसको वेरीफाई करते हैं और इन सारे नोड्स में ये डेटा स्टोर हो जाता है ना। तो इसीलिए इसको चेंज करना, इस डेटा से छेड़छाड़ करना या फिर कोई क्राइम करना इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारे
जो नोड्स हैं वो एक चेन से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर आपको किसी एक को चेंज करना है तो आपको इन सारों को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मान लो कोई हैकर हैक कर रहा है सिस्टम को, है ना, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड को हैक करके कुछ नहीं कर सकता, उसको सारे चीज़ों को हैक करना है ना, तभी हो पाएगा। तो इसीलिए इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू हैक द सिस्टम, है ना। तो इसीलिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसको आरबीआई भी अभी एक्सप्लोर कर रहा है कि हम कैसे इससे यूटिलाइज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव करने में, है ना। तो बट इसमें ये है कि ये इसमें इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, है ना। वैसे ही ये कॉइन भी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें माइनिंग होती है कॉइन्स की, बिटकॉइंस की माइनिंग होती है ना। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व करी जाती है ना, उसके थ्रू ये कॉइन्स माइन होते हैं, है ना। तो जो वो एल्गोरिदम सॉल्व कर देता है, जो वो उस टाइप का एल्गोरिदम सॉल्व कर देता है, उसको कॉइन मिल जाता है, उसको बिटकॉइन मिल जाता है ना। कुछ बिटकॉइंस उसको मिल जाते हैं और उसको अथॉरिटी मिल जाती है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये माइनिंग होती रहती है और इससे बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी हो रहा है उन सिस्टम से, है ना। शायद 20 गीगा टन्स या इस टाइप का एमिशन एक रिपोर्ट में आया था कि इसकी वजह से हो रहा है ना। तो ये आप ये चीज़ें बिटकॉइन के बारे में याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सुबानसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है सुबानसरी पे। सुबानसरी क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की, कहीं लिखा हुआ है, हाँ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कहाँ किसकी, ब्रह्मपुत्र की, है ना। तो ये बेसिकली 2000 में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया था क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इकोलॉजी को बहुत डैमेज कर रहा था, है ना। फिर से इसको रिज्यूम कर दिया गया, है ना। बस यही इसीलिए न्यूज़ में था। सुबानसरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बतिन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर करती है थ्रू मिरी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगले आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट लेक तंग्यानिक, तंग्यानिका। लेक तंग्यानिका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है ईस्टर्न अफ्रीका में, है ना। लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और सेकंड डीपेस्ट लेक है आफ्टर लेक बाइकाल। तो लेक बाइकाल है डीपेस्ट जो कि रशिया में है, उसके बाद लेक तंग्यानिक है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है। इसकी लोकेशन है क्या, हाँ इसकी लोकेशन है, अच्छा इसकी लोकेशन नहीं है, एल साल्वाडोर की है, चलो। उसके बाद आगे बात करते हैं ला पाल्मा वॉल्केनो के बारे में। ये स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में इरप्ट हुआ, बस इतना ही याद रखना है ना। ये रहा, सॉरी, लेक तंग्यानिक। एक मिनट रुको, इससे पहले ना अपन एक बार उसकी भी लोकेशन देख लेते हैं, एल साल्वाडोर की, है ना। एक मिनट यार, ये दोबारा क्यों आ गया, हाँ एल साल्वाडोर यहाँ पे है। बेसिकली कहाँ कंट्री है एल साल्वाडोर, ये सेंट्रल अमेरिका की यहाँ यहाँ पे नेशन है ना। किससे किससे सराउंडेड है, ग्वातामेला से, होंडुरास से और निकारागुआ से, है ना। तो इसके जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे पैसिफिक ओशियन है और इसके ईस्टर्न साइड होंडुरास है, होंडुरास के ईस्टर्न साइड कैरेबियन सी है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये लोकेशन है। इसके बाद उसकी भी लोकेशन देख लेते हैं अपन, तंग्यानिक की, है ना। तो ये रहा लेक तंग्यानिक, है ना। तो लेक तंग्यानिक किन किन कंट्रीज से सराउंडेड है, तो उसमें है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, बुरुंडी है इधर, ठीक है, तंजानिया है इधर, है ना, उसके बाद जाम्बिया है इधर, है ना। तो याद रखना है, जाम्बिया है, तंजानिया है, बुरुंडी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना। इसके इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे क्या है, लेक विक्टोरिया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद बात करते हैं जोजिला टनल के बारे में। जोजिला टनल क्या है, ये पिछले साल न्यूज़ में था, है ना, पिछले साल भी न्यूज़ में था। ये बेसिकली एक टनल बन रहा है कहाँ से, श्रीनगर से लेकर लेह तक में, है ना। तो जब विंटर्स होती है वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है और रेनफॉल की वजह से एवलांचेस आ जाते हैं, तो इस रूट में ब्लॉकेज हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम एक टनल बना रहे हैं ताकि मतलब इससे कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल है ना, एंड एशियाज़ लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल। बाई डायरेक्शन मतलब जाने का भी है और आने का भी है ना, जो ऑल ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा श्रीनगर से ले के बीच में, है ना। किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर, द्रास, कारगिल और ले, ये पूरा इसका रूट है। इट विल मेक द 434 किलोमीटर श्रीनगर कारगिल ले सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 1 फ्री फ्रॉम एवलांचेस, ठीक है। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ श्रीनगर से लेकर लेह तक का पूरा है ना, लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल है, देख लिया हमने, सारे डेज पे ओपन रहेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है ना, ये सब हमने देख लिया। इट विल रिड्यूस द टाइम टेकन टू क्रॉस जोजिला पास फ्रॉम 3 आवर्स टू 30 मिनट्स, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स टू 15 मिनट्स, है ना। जो 3 घंटे में दूरी कवर हो रही थी वो अब 15 मिनट में ही हो जाएगी, है ना। 5 साल इसका कंप्लीशन टाइम का लेंथ रखा गया है ना। आगे बात करते हैं अबाउट डेप्यूटी स्पीकर। तो अब हम हमारे ज्योग्राफी के हो गए करंट अफेयर्स खत्म, अब हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल है हमारा डेप्यूटी स्पीकर के बारे में।
तो जो आर्टिकल 93 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन प्रोवाइड करता है किसका, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का, दोनों के इलेक्शन के लिए बात करता है। तो जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर हैं, ही इज़ इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स द मेंबर। जो डेट ऑफ इलेक्शन है डेप्यूटी स्पीकर की, वो कौन फिक्स करता है, स्पीकर फिक्स करता है। स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट करता है ना। तो ये ध्यान रखना, डेप्यूटी स्पीकर की स्पीकर करता है और स्पीकर की कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ही और शी रिमेन्स इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, जब तक लोकसभा है तब तक वो रहेगा, उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है। ही शी एज्यूम्स द पावर ऑफ द स्पीकर व्हेन द ऑफिस इज वैकेंट और स्पीकर इज एब्सेंट, है ना। तो जब भी स्पीकर नहीं होता है तब कौन एक्ट करता है, तब जो है डेप्यूटी स्पीकर एक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेप्यूटी स्पीकर गिव्स द रेजिग्नेशन लेटर टू द स्पीकर। ठीक है, तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, स्पीकर को देता है। ठीक है, कन्वेंशन इज फॉलोड दैट डेप्यूटी स्पीकर इज गोइंग टू द अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन पार्टी का बंदा डेप्यूटी स्पीकर बनता है। ये कन्वेंशन हमारा फॉलो हो रहा है। एक बात याद रखना, जब स्पीकर की पोस्ट वैकेंट होती है ना, जब वैकेंट होती है तब उसका इलेक्शन कराना पड़ता है नया स्पीकर इलेक्ट करने के लिए, है ना। बट जब तक नहीं है कोई वहाँ पे, तब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किसको अपॉइंट करें जो स्पीकर की तरह एक्ट, मतलब स्पीकर की पोजीशन पे एज अ स्पीकर एक्ट करेगा। ठीक है, एब्सेंस के केस में जो है, एब्सेंस के केस में वो पैनल, ये लोग पैनल डिसाइड करते हैं, ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपना पैनल डिसाइड करते हैं, उन पैनल में से अपॉइंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब वैकेंसी होती है स्पीकर की पोजीशन पे, तो प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर ऑफ द लोकसभा को एज अ स्पीकर एक्ट करने के लिए बोल सकता है। जब वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट मतलब जैसे टेम्प्रेरी नहीं है वहाँ पे, तो या तो डेप्यूटी स्पीकर करता है, और डेप्यूटी स्पीकर भी अगर नहीं है तो उसकी जगह पैनल, इस जो ये लोग पैनल डिसाइड करते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मिलकर कोई 10-20 लोगों का पैनल होता है, उनमें से कोई एक बंदा यहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कोलोजियम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कोलोजियम सिस्टम जो है वो आर्टिकल 124 और 217, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के बारे में बात करता है और 217 हाई कोर्ट के लिए बात करता है ना। तो ये दोनों जो हैं वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। तो हमको पता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसा होता है, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, दोनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन कंसल्टेशन विद कोलोजियम, है ना। कोलोजियम है क्या, मतलब ऑन नॉट इन कंसल्टेशन कोलिजियम बट इन ऑन कंसल्टेशन विद द CGI, जो बेसिकली 4 जजेस की 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोलोजियम, है ना। कोलोजियम इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या, न्यूज़ में क्या है, और हम देख लेते हैं। अब इसके ना थोड़ा हम बैकग्राउंड भी कवर कर लेते हैं कि ये कोलोजियम सिस्टम आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया था, है ना। 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया। ठीक है, उसमें क्या बोला था, उसमें ये बोला था कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट उनको बस ऐसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करना है CGI के साथ, मतलब वो CGI के साथ बस ऐसे डिस्कस कर लेंगे कि हाँ इसको अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। CGI बोलेंगे अच्छा मेरे को नहीं लग रहा करना चाहिए, है ना, तो प्रेसिडेंट बस उसको वो सुन लेंगे, हाँ ठीक है CGI को नहीं लग रहा बट मेरे को तो लग रहा करना चाहिए तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब CGI की जो एडवाइस थी ना ही वो बाइंडिंग थी प्रेसिडेंट के ऊपर, वो बस ऐसा एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ था, है ना, कि भाई अब CGI से पूछ लिया, है ना, कि जैसे मान लो मेरे को कुछ काम करना है तो मैंने आपसे ओपिनियन ले लिया, अच्छा आपका ओपिनियन क्या है ना, मानना ना मानना मेरे ऊपर है बट मैंने बस आपका ओपिनियन ले लिया। तो वो था फर्स्ट जजेस केस। सेकंड जजेस केस में क्या होता है, सेकंड जजेस केस आता है 1993 में। तो 1993 में क्या होता है, उस समय ये बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको CGI के साथ कंसल्टेशन तो करना है। ठीक है, और CGI को भी अकेले नहीं करना है, CGI को जो रिकमेंडेशन देना है प्रेसिडेंट को, वो 2 जजेस के साथ कंसल्टेशन करके देना है। ठीक है, समझ में आया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्टेशन करके देना है, और ये जो रिकमेंडेशन है CGI का, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, है ना, मतलब प्रेसिडेंट को मानना ही है। ये जैसे पिछले में ये हो रहा था ना कि मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है, बट अब मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये था सेकंड जजेस केस। थर्ड जजेस केस में क्या था, इसमें थर्ड जजेस केस में ये 2 जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं इनको बढ़ा के कर दिया गया 4, तो टोटल अब हो गए 5 जजेस इंक्लूडिंग CGI, तो CGI +4, है ना। अब इन 4 ये सारा रिकमेंडेशन देंगे,
तब वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। अब इसमें से ये ध्यान रखना कि इन 4 में से अगर किसी 2 ने भी ये बोल दिया कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, तो भी सीजीआई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो मतलब अनएनॉमनस डिसीजन होना चाहिए, सभी अग्री करने चाहिए उससे, तभी सीजीआई रिकमेंडेशन देते हैं किसी को अपॉइंट करने के लिए, और तभी प्रेसिडेंट मतलब जो भी रिकमेंडेशन जाएगी प्रेसिडेंट के पास वो बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इसी टाइप से कोलेजियम सिस्टम काम करता है ना। अब जो जजेस हैं वो उसके पावर इंक्रीज करने मतलब नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। अभी एट प्रेजेंट कितने हैं, 34 इंक्लूडिंग द सीजीआई, 33 सीनियर मोस्ट जजेस, 33 जजेस प्लस 1 सीजीआई, है ना। तो ये हमने सब देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और वीजी सोमानी कमेटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, वीजी सोमानी कमेटी जो है क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई है वीजी सोमानी कमेटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करी है ना, रिगार्डिंग न्यू ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, है ना। तो इनके बारे में नए लॉज बनाने के लिए ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये बेसिकली वीजी सोमानी कौन है, ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल है इंडिया के, है ना, जिनकी अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया है ना, ताकि हम लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन और को एग्जामिन कर सके और प्रेजेंट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट जो है 1940 उसके प्रोविजन को एग्जामिन करके उसमें चेंजेस ला पाए, ठीक है। तो ये है वीजी सोमानी कम्युनिटी। आपको ये याद रखना है, ये रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है लेजिस्लेशन रिगार्डिंग न्यू ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, है ना। बस ये याद रखो कि वीजी सोमानी कौन है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल है, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ड्रग्स से रिलेटेड है ना, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यही है वीजी सोमानी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है इनको चेयरमैन बनाया गया नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी है, तो किसी एक्ट के अंदर आई होगी, कौन सा एक्ट है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद 1993 में द फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन वॉज सेटअप, और इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटीज़ इंक्लूड किया गया, तो इसमें मुस्लिम्स हैं, है ना, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स है, ठीक है, बुद्धिस्ट हैं, ज़ोरास्ट्रियंस है ना, पारसीज जिसको बोलते हैं ज़ोरास्ट्रियंस, है ना, और फिर 2014 में जैन्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर्ड हैं इसमें, है ना। फंक्शन यही है कि भाई माइनॉरिटीज़ के एनहांसमेंट के लिए काम करती है, उनके राइट्स को अपहेल्ड करती है, उनके लिए जितने भी प्रोविजंस आते हैं उनको स्क्रूटनाइज करती है, ये सब काम है इसका, है ना। वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक पहल कैंपेन के बारे में बात करते हैं। तो क्या है ये एक पहल कैंपेन, तो इसमें बेसिकली हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, फ्री लीगल एड देंगे, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन एसोसिएशन विद नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, ठीक है। एम क्या है, एम ये है कि भाई हम लीगल एड को एक्चुअली में मेन स्ट्रीम लाएंगे और उसको एज जो जस्टिस डिलीवरी है ना, उसको हर सिटीजन तक हम पहुंचाएंगे, है ना। पीपल विल बी इनकरेज टू रजिस्टर अंडर द टेली लॉ इनिशिएटिव। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि ये टेली लॉ इनिशिएटिव क्या है ना। नाम में देखो क्या है, टेली लॉ, टेली मतलब क्या होता है, टेली से क्या याद आता है, टेलीफोन याद आता है ना। टेलीफोन मतलब आप एक जगह पे बैठे हो, है ना, और दूसरी जगह पे आपको बात करनी है तो आप टेलीफोन के थ्रू कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही लॉ में क्या होगा, आप जो है आपके साथ क्राइम यहाँ पे हुआ है ना, आप लेट्स से जजमेंट किसी और सिटी से डिलीवर हो रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। तो ये कंसेप्ट है टेली लॉ का कि भाई ज़रूरी नहीं आपको सेम जगह पे होना है ना। तो टेली लॉ इनिशिएटिव जो है 2017 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ और टेलीफोन सर्विसेज से हम लॉयर्स को कनेक्ट करेंगे लिटिगेंट्स के साथ, जो बेसिकली जो विक्टिम्स हैं या जिन पे केस चल रहा है उनको हम लॉयर से कनेक्ट करेंगे जिनको लीगल एडवाइस चाहिए, है ना। सर्विस क्या एम है सर्विस का, कि भाई हम जो जिन लोगों को लीगल सर्विसेज चाहिए और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको हम उनके उनके डोर तक हम लीगल सर्विसेज पहुंचाएं, जो भी डिसएडवांटेज हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, उन तक हम ये सर्विस पहुंचाएं। द सर्विस इज प्रोवाइडेड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स, है ना, लोकेटेड एट द ग्राम पंचायत लेवल। तो आपको पता होगा ग्राम पंचायत लेवल पे हर एक ग्राम पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है ना, तो वहाँ से ये सर्विसेज अवेल आप कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर्स और ये सब रहते हैं, है ना, तो वहाँ से आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हो, है ना।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? प्रिविलेजेस मतलब किसी को बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा हो, है ना, वो प्रिविलेज होता है ना, अपार्ट फ्रॉम दूसरे लोगों को नहीं मिल रहा है। मान लो आप हैं और मैं हूँ, आप और मैं हैं, है ना, मेरे को कुछ एडिशनल चीज़ मिल रही है जो आपको नहीं मिल रही है, तो मेरे पास उस चीज़ का प्रिविलेज है ना। तो ऐसे ही पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें, एडिशनल प्रिविलेजेस मिले रहते हैं, है ना। वो हम देखते हैं कि वो क्या है। ये क्या होते हैं? ये सर्टेन राइट्स होते हैं और इम्यूनिटीज़ होती हैं जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपीज़ होते हैं, वो इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली इंजॉय करते हैं, है ना। सो दैट, क्यों इंजॉय करते हैं? ताकि वो अपना जो फंक्शन है, जो उनका काम है, उसको इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके विदाउट फियर एंड फेवर, है ना। तो उनको कुछ राइट्स मिली राइट्स और इम्यूनिटीज़ मिली रहती है। इम्यूनिटीज़ मतलब आप उनको ऐसे ही आर्बिट्रली अरेस्ट नहीं कर सकते, है ना, इस टाइप से, है ना। उनके पास ये प्रिविलेज है कि भाई वो अगर उनको कोर्ट में बुलाया, वो बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, है ना, वो एविडेंस के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। तो इस टाइप से उनकी जो बातें हैं, जो वो हाउस के अंदर करते हैं, उसको पब्लिकेशन में नहीं ला सकते आप, है ना। अगर वो बोलेंगे कि भाई सीक्रेट चीटिंग हो रही है ना, आप ये पब्लिश नहीं कर सकते, तो आप वो पब्लिश नहीं कर सकते, है ना। ये सब उनके पास इम्यूनिटीज़ होती हैं। तो ये कहाँ दिए गए हैं, कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 105 जो है वो पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 194 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है ना। तो कुछ कौन कौन सी हैं ये प्रिविलेजेस? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखते हो कि बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, है ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, है ना। राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, वो चाहें तो पब्लिश करा सकते हैं, वो नहीं चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। वो मना कर देंगे भाई आप ये इस सेशन की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं कर सकते, है ना। फाइनल अथॉरिटी कौन होती है इस मोशन को स्क्रूटनाइज करने के लिए? स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन, है ना, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है, वो इस मोशन को स्क्रूटनाइज करता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होती, उनके पास इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती है ना। हु इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको पता होगा पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। तो ये मिल के पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन कभी बार आता है कि प्रेसिडेंट क्यों है पार्लियामेंट का पार्ट? क्योंकि भाई कोई भी लॉ तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता है ना। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का पार्ट है। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेजेस फॉर द प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट की जो प्रिविलेजेस है वो आर्टिकल 361 में दी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं और फास्टर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट अ मिनट। फास्टर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। फास्टर सिस्टम क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, है ना। क्या करेगा ये भाई सिस्टम है जो हेल्प करेगा क्रूशल डिसीजन को कम्युनिकेट करने में। जैसे बेल ऑर्डर्स हो गए, है ना, किसी को बेल मिल रही है मानो, है ना, तो वो ऑर्डर जब से उसकी बेल ग्रांट हुई तब से लेकर जब तक उस आदमी को पता चलता है, उसमें कब तक काफ़ी टाइम बीत जाता है, तब तक वो बेचारा जेल में ही सड़ रहा होता है ना। तो इसको हटाने के लिए, ये सिस्टम को फास्ट करने के लिए, तो ये फास्टर सिस्टम आया है। इसमें बेसिकली जितने भी बेल ऑर्डर्स होंगे उनका कम्युनिकेशन तुरंत का तुरंत हो पाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। स्टे ऑफ अरेस्ट हो गया, और भी ऐसे डिसीजंस हो गए जैसे बेल ऑर्डर्स हो गए, स्टे ऑफ अरेस्ट हो गया, वो प्रिजन अथॉरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट हो पाएगा, है ना। प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको इस चैनल के थ्रू हम पहुंचाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे व्हाट्सएप कर दिया कि भाई इसको बेल ग्रांट हो गई, ये लो व्हाट्सएप का ये लो सर्टिफिकेशन और इसको बेल ग्रांट करो, है ना, तो तुरंत पहुंच जाएगा ऐसे, है ना। जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको वेट नहीं करना पड़ेगा ज़बरदस्ती इतने इतने दिन तक प्रिजन में, है ना। तो यही इसका मोटिव है। इवन कम्युनिकेट अ स्टे ऑन एन एग्जीक्यूशन ऑर्डर, तो जो अगर कोई स्टे है एग्जीक्यूशन पे वो भी कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ऑल्सो प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट, है ना। फास्टर सिस्टम विल बी अ बिग फिलिप टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ, डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये किसको इंश्योर करेगा? आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो ये जो आर्टिकल है उसको ये एनफोर्स करेगा, उसके डायरेक्शन में ये है, उसको एनफोर्स करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया, है ना। उसके बाद अगला बात करते हैं अबाउट सुपेस पोर्टल।
तो ये क्या है, ये एक टूल है जो रेलिवेंट फैक्ट्स एंड लॉज को कलेक्ट करेगा, है ना, और जजेस को बेसिकली उनको देगा, है ना, ताकि जो रिसर्च है, जो जजेस रिसर्च करते हैं उनके लिए ईजी हो पाए, है ना। तो बस यही पोर्टल है, बस यही याद रखना है, सूपेस पोर्टल क्या करता है, ये रेलिवेंट फैक्ट्स और लॉज को कलेक्ट करके जजेस तक प्रोवाइड करता है, बस यही काम है इसका, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो सबसे पहले नाम में देखते हैं, व्हाट इज़ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब क्या होता है, विद्रोह कर देना है, विद्रोह कर देना अपने अपनी कंट्री के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, है ना, धोखेधाड़ी कर देना, उसको बोलते हैं डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन क्या होगा, इसको रोकने के लिए कोई ऐसा कुछ आया होगा, उसको एंटी डिफेक्शन बोलते हैं, जो लॉ आया है उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। तो डिफेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब एक मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है ना, उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देखते हैं अभी, है ना। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू उसी को ही हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली, है ना। तो स्पीकर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं डिफेक्शन के केसेस, और ये ध्यान रखना कि ये सुओ मोटो नहीं करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि स्पीकर का मन किया तो चलो आज डिसाइड करते हैं कि ये मेंबर डिफेक्शन में है कि नहीं, नहीं, सुओ मोटो नहीं करते। उनके पास अगर कंप्लेंट आती है तभी वो डिसाइड करते हैं कि ये जो मतलब ये जो पर्टिकुलर केस है वो डिफेक्शन का है कि नहीं है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी और एन एमएलए रेस्ट विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है ना, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, तो वो डिसाइड करता है ना। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है ना, जिसमें डिसीजन आना चाहिए। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर जो स्पीकर हैं उनको इन पर डिसीजन लेना चाहिए, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, है ना। बट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं है ना। अब डिस्क्वालिफिकेशन के वो क्या है, मतलब किस किस केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो अगर आप मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, और आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरली गिव अप कर देते हो, ठीक है, तो तब आप डिफेक्शन केस में अंदर हो सकते हो, मतलब तब आपके ऊपर डिफेक्शन का केस लग सकता है। या फिर आप क्या करते हो, इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days। क्या मतलब है इसका, मतलब मान लो कोई इशू है ना, उस पर आपको पार्टी ने बोला कि आप भाई पूरी पार्टी की एक सहमति होनी चाहिए, आप इस पे वोट ऐसे करोगे, मतलब आप इसके फेवर में वोट करोगे, लेट से, है ना। मैंने बोला नहीं, मैं इसके फेवर में हुई नहीं, मैं क्यों वोट करूंगा इस फेवर में, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एब्सटेन कर रहा हूँ वोट करने से। या फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं मैं वोट नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ में वोट नहीं करूँगा। एक तो केस ये होगा कि मैं मना कर दूँ कि भाई मैं वोट ही नहीं करूँगा, और दूसरा मैं ये बोल दूँ कि भाई मैं फेवर में नहीं, मैं तो अगेंस्ट में वोट करूँगा, क्योंकि भाई ये तो मैं इससे अग्रीड नहीं हूँ, है ना। तो इन दोनों ही केसेस में क्या लगेगा, डिफेक्शन लगेगा। ऑल्दो इसकी एक केस ये भी है, ऑल्दो अगर आपने 15 दिन पहले पार्टी को बता दिया कि मैं इस चीज़ में मैं वोट नहीं करूँगा और मैं इसके अगेंस्ट वोट करूँगा, या फिर कुछ भी आपने बता दिया और पार्टी ने उसमें सहमति दे दी है, तब आपके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगा, है ना। बट आपने पार्टी की सहमति नहीं ली है ना, और आप मेन डे पे आगे वोट नहीं कर रहे हो या फिर अगेंस्ट वोट कर दे रहे हो, तो आपके ऊपर डिफेक्शन का केस लाइबल है ना। दूसरा, अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो, है ना, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हो, ये हमने उनकी बात करी है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, है ना, वो अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी गिव अप कर दें, या फिर वो पार्टी के डायरेक्शन में वोट नहीं करें, जैसे हिंदू कोड बिल पे हुआ था, है ना, ये अम्बेडकर जी थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, है ना। तो ये सब इसीलिए रिज़ाइन किया था, ठीक है। दूसरा है इंडिपेंडेंट मेंबर्स, मतलब इंडिपेंडेंट मेंबर्स वो मेंबर्स जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है ना। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, आफ्टर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, ठीक है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर डिफेक्शन का केस हो जाता है ना। फिर तीसरा है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो आपको पता होगा कि लोकसभा में कुछ मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, जो नॉमिनेशन से आते हैं। तो वो अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो डिफेक्शन का केस आ जाता है। ये ध्यान रखना कि 6 महीने के अंदर अगर कर देते हैं तो डिफेक्शन का केस नहीं आएगा, बट अगर 6 महीने के बाद करते हैं तो डिफेक्शन का केस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें 2 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन भी हम पढ़ लेते हैं, क्या है 2 एक्सेप्शन।
अगर मर्जर हो रहा है पार्टी का, ठीक है, इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ अ मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, तो मान लो एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है ना, ये लेट्स से बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ठीक है। तो अगर ए पार्टी के टू थर्ड मेंबर्स यहाँ चले जाते हैं, है ना, ठीक है, और उन टू थर्ड मेंबर्स में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे ना, तो फिर डिफेक्शन का केस नहीं लगेगा, ठीक है। A merger takes place when 2/3 of the members of the party have agreed to such merger, ठीक है। तो जो 2/3 मेंबर हैं उन्होंने अग्री कर लिया है मर्जर के लिए, तो डिफेक्शन का केस नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर स्पीकर जो है हमने मतलब जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अगर एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट होने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर देते हैं। आपको पता होगा कि जो स्पीकर है वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं, लोकसभा से ही इलेक्ट होता है ना या स्पीकर, और वो किसी तो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होंगे ही, है ना। तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और वो अगर स्पीकर बन गए हैं, है ना, और फिर वो बाद में स्पीकर बनने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कर देते हैं, है ना, ताकि इम्पार्शियलिटी जो है वो मतलब वो इम्पार्शियल डिसीजंस दें, है ना, तो उसको हम डिफेक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। Voluntary gives up membership of his party or rejoins it after he ceases to hold that office, ठीक है। तो अगर वो स्पीकर के पद से हट गए तब वो वापस पार्टी ज्वाइन कर लेते तो उस चीज़ में डिफेक्शन नहीं होगा, है ना, समझ में आ गया। अब ये हमारे हो गए पॉलिटी के करंट अफेयर्स खत्म, ठीक है, काफ़ी जल्दी स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, है ना। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तो इंटरनेशनल रिलेशन के थोड़े टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे। तो पहला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना। तो ये क्या है, ये 1957 में सेटअप हुई थी एज एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, वेना ऑस्ट्रिया में है। दोनों को रिपोर्ट करती है, चाहे वो यूएनजीए हो चाहे वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल हो, दोनों को ये जो एजेंसी है वो रिपोर्ट करती है। मकसद इसका क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रमोट सेफ सिक्योरिटी एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, है ना, और जितनी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं उसका सेफ एंड सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ हो पाए, उसको ये प्रमोट करती है ना, समझ में आ गया। और कोई भी ऐसा पर्पस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो मिलिट्री के लिए यूज़ हो रहा है उसको ये प्रोहिबिट करती है ना, वेपन्स बनाने में या फिर अटैक्स करने में, उन सबको ये प्रोहिबिट करती है, ठीक है। उसके बाद अगली यूनियन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो इंडिया जो है उसने इलेक्शन जीत लिया है किसका, दो काउंसिल का जो इसके अंडर आती हैं, कौन कौन सी है, मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंदर आती हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में था, है ना। एट द 27th UPU कांग्रेस। तो ये क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ मतलब स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ बर्न के थ्रू 1874 में इस्टेब्लिश हुई थी, है ना। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 192 मेंबर कंट्रीज है ना। जो क्या है, ये करती क्या है, बेसिकली कोऑपरेशन इंश्योर करती है पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स में, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंश्योर अ ट्रूली यूनिवर्सल नेटवर्क ऑफ अप टू डेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी पोस्टल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है ना, पोस्ट जैसे हमारा इंडियन पोस्ट है ना, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेसिकली उसका यूनिवर्सल नेटवर्क इंश्योर करती है। और इट सेट्स द रूल्स फॉर इंटरनेशनल मेल एक्सचेंजेस, है ना। तो मान लो अगर मेरे को यहाँ से किसी को मेल भेजना है USA में या फिर जर्मनी में, है ना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो इंटरनेशनल मेल एक्सचेंजेस के रूल्स ये सेट करती है। एंड रिकमेंडेशन टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन मेल पार्सल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वॉल्यूम्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर कस्टमर्स, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया ना किस रिलेट करती है, पोस्ट से डील करती है। मेल्स जो होते हैं ना, चिट्ठी 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 जो होती है ना, चाहे वो इंटरनेशनल भेजो आप, तो उसके रूल्स ये सेट करती है, उसमें कैसे हम प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए, है ना, उसको ये इंश्योर करती है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाम में क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ऐसा कोई फंड है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बेसिकली डेवलप करेगा, है ना। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, कहाँ पे बेस्ड है, रोम में, ठीक है। जो किस लिए काम करता है, पोवर्टी इरेडिकेशन के लिए काम करता है। कैसे काम कर पोवर्टी इरेडिकेशन कैसे काम करेंगे हम, एग्रीकल्चर पे फोकस करके, एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करके, ठीक है। आपको पता है कि भाई एग्रीकल्चर जो है ना एक इकलौता ऐसा सेक्टर है जिस पे अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें तो हम पोवर्टी को एक्चुअली में इरेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है ना।
तो हम पॉवर्टी इरेडिकेट करेंगे रूरल एरियाज़ में डेवलपिंग कंट्रीज़ की, है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपनी लाइवलीहुड के लिए, है ना। इट इन्वेस्ट इन रूरल पीपल एम्पावरिंग देम टू इंक्रीज देयर फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ द फैमिलीज एंड इंक्रीज देयर इनकम्स, है ना। तो उनका न्यूट्रिशन बढ़ाती है, उनकी इनकम बढ़ाती है और उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, ठीक है। 1977 में क्रिएट हुई थी, 177 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कुछ कुछ इसकी रिपोर्ट्स हैं जो ये पब्लिश करती है, जैसे रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड IFAD एट अ ग्लैंस। तो ये दोनों इसके पब्लिकेशंस हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो जो अभी 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होगी 2022 की, वो 5 to 8 सितंबर 2022 में होने वाली है व्लादिवोस्तोक में, है ना, ऑन द फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन से कैंपस में हो रही है, बट 7th होने वाली है अभी इस साल, ठीक है। जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, ये जो उस समय प्रेसिडेंट थे रशिया के 2015 में व्लादिमीर पुतिन, है ना, उनके डिग्री से ये पास हुई थी, है ना। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि भाई हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे रशिया के फार ईस्ट रीजन का, है ना। जो रशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा। तो जो रशिया का बहुत ही फार ईस्ट वाला रीजन है ना, ये वाला, इसको डेवलप करने की बात की गई है। इसको इनको डेवलप करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम? इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा के एशिया पैसिफिक रीजन में, है ना। इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑफ की इश्यूज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, regional integration, development of new industrial and technological sectors, as well as global challenges facing Russia and other nations. तो ये जितने भी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हम रशिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर ग्लोबली, है ना, उनसे ये डील करती है, ठीक है। उन इश्यूज़ को ये डिस्कस करती है, ठीक है। बाकी जो इसके टॉपिक्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा गला भी थोड़ा इशू कर रहा है आज, बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं, एंड फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com. Please leave us a review. The link is in the description, and you can also explore our YouTube where we have a lot of static videos to learn from. So thank you so much. We'll see you in the next lecture. तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। A very good night to all of you. Thank you so much.